हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे मटेरियल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, द मटेरियल्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट वन आर नोन एज द कंडक्टर्स, सेकेंड वन आर नोन एज द इंसुलेटर्स एंड द थर्ड वन आर नोन एज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। Conductors are basically those substances which allows the electric current to pass through them। और अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करते हैं जनरल सेंस में, तो इंसुलेटिंग मटेरियल बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होंगे जो मटेरियल्स अपने बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इटसेल्फ अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। और अगर हमारा मटेरियल ऐसा हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को आगे ट्रांसफ़र करे बिना कंडक्शन के, मतलब करंट को पास आउट ना होने दे पर इलेक्ट्रिकल करंट को हम आगे पास करने दें, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा हमने इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं विच इज़ सेट अप इन बिटवीन द 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस हैविंग द सेम चार्ज डेंसिटी बट ऑफ अपोजिट साइन। तो 2 प्लेन शीट ऑफ चार्जेस के बीच में अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं, तो उस रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थी उनकी मूवमेंट के कारण टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ए बी सरफेस के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज और सी डी सरफेस के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 0। ये हमने बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टडी किया था कि हमारे जो कंडक्टिंग स्लैब है जब हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी सरफेसेस के ऊपर इंड्यूस चार्जेस सेटअप होते हैं एंड दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन दैट कंडक्टिंग स्लैब। और इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब चार्ज डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिससे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। और इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के इंडक्शन के कारण इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी 0। अब ये जो सरफेस है सी डी, ये अपने आप में एक पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगी, जिसके कारण इसके बाद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहता है। मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टिंग स्लैब के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक तरह से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को आगे ट्रांसफर किया, पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रखी। और ऐसा करने के लिए उसने इंड्यूस चार्जेस सेटअप किए और वो इंड्यूस चार्जेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि करंट की कंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने देंगे, जैसा कंडक्टर्स के अंदर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आगे ट्रांसफर करेगा। मतलब जैसे यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, इसमें भी ऐसे इंड्यूस चार्जेस सेटअप होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के बाद पर भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो कंडक्टर है, इस कंडक्टिंग स्लैब के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर रखेंगे तो वहाँ पर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आगे एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को आगे ट्रांसफर कर रहा है, पर अपने अंदर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होने देगा। मतलब किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल करंट का कंडक्शन इन स्लैब्स में नहीं होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल आर बेसिकली द इंसुलेटिंग मटीरियल which transmit the electric effect without conducting। तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को आगे ट्रांसफर होने दें पर अपने बीच में से करंट को पास आउट ना होने दें, दोज मटेरियल्स आर नोन एज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एंड दीज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वन ऑफ देम आर नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक
and other one are known as non-polar डाइलेक्ट्रिक। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की, तो हर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करेंगे। उन नंबर ऑफ एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस होंगे वो होंगे, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हर एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बना होगा, सच दैट ओवरऑल नेट चार्ज ऑन द ईच मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है। अब +1 में हमने रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। वहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम का मतलब वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर हम पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड मान लें और जो फोर्सेस हमने उस सिस्टम पर अप्लाई किए हैं वो उस पॉइंट पर डायरेक्टली अप्लाई करें, देन दैट विल प्रोड्यूस द सेम मोशन एज इज बाय आवर गिवन सिस्टम। तो हर एक मॉलिक्यूल के, हाँ, सेंटर ऑफ मास की बात हो रही थी। सेंटर ऑफ मास का मतलब एक सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के अंदर ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर हम पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड मान लें और सिस्टम पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो उस पॉइंट पर अप्लाई करें, देन इट विल प्रोड्यूस द सेम मोशन एज इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर गिवन सिस्टम। तो वहाँ पर उसका मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मोशन को स्टडी करे थे, तो मैकेनिकल बिहेवियर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ चार्ज कहलाता है। तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ चार्ज का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर हम पूरे सिस्टम के चार्ज को कंसंट्रेटेड मान लें तो वो वैसा ही इलेक्ट्रिकल बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा जैसा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज के साथ प्रोड्यूस होगा। तो हमारे सिस्टम के अंदर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमारे पास दो तरह के चार्ज होंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर वो पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर हम उसके पूरे पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेटेड मान लें तो वो वैसा ही इलेक्ट्रिकल बिहेवियर प्रोड्यूस करे जैसा हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब वो पॉइंट जिस पर अगर हम पूरे मॉलिक्यूल के टोटल नेगेटिव चार्ज को कंसंट्रेटेड मान लें, इट विल प्रोड्यूस द सेम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एज इज बाय आवर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मतलब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अब मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज। मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर पूरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेट करना है, तो इसके ऊपर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे टोटल चार्ज कितना होगा? +Q। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पे चार्ज कितना होगा? -Q। सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज होगा और दोनों अपने आप में एक एक पॉइंट है। मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे जिन चार्जेस के अमाउंट की वैल्यू सेम होगी। पॉइंट चार्ज होंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उनके साइन अपोजिट होंगे। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं विच आर मेड अप ऑफ द polar molecules like water, HCl, ammonia, etc. So the dielectric materials made up of polar molecules like HCl, water, अमोनिया एटसेट्रा। अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ द
atoms with different electronegativity such that their center such that the distribution of the charge of the positive and negative within the molecules is asymmetric in nature। मतलब ऐसे molecules जिनके अंदर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो asymmetric नेचर का हो। asymmetric का मतलब किसी पोर्शन ऑफ द मोलिक्यूल में हो सकता है पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, किसी पोर्शन में हो सकता है नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। तो ऐसे मोलिक्यूल्स के अंदर जो उनका सेंट्रो पॉजिटिव और सेंट्रो नेगेटिव चार्ज वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। सो इन दीज मोलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ negative charge do not coincide with each other। मतलब ऐसे मोलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रो पॉजिटिव और सेंट्रो नेगेटिव चार्ज अलग अलग होंगे। मान लो ये एक पोलर मोलिक्यूल का एक डायग्राम है, यहाँ पर उसका सेंट्रो नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है, यहाँ पर उसका सेंट्रो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है। दोनों पर चार्ज है सेम, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन है। दैट्स व्हाई इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे सच दैट ए नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट इन ईच मॉलिक्यूल। तो हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डाइपोल की तरह बिहेव करेगा जिसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे सच दैट ईच मॉलिक्यूल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल हैविंग ए नेट डाइपोल मोमेंट। और इनका ये जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है ये एक्चुअल में इनकी असिमेट्रिक शेप के कारण होता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो उसके अंदर उसके पार्टिकल्स के मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा उसकी जो पोजीशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी। और इन केसेस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो असिमेट्रिक नेचर का होगा। दैट्स व्हाई दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एंड द सेकेंड टाइप आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे विच आर मेड अप ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। सो द डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। मतलब सिमिलर टाइप के एटम से मिलके बने हों ताकि उनमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सिमेट्रिकल नेचर का हो। इन दीज मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर। मतलब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ही पॉइंट होगा, वही सेंटर ऑफ पॉजिटिव और वही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा ताकि इनके बीच में सेपरेशन की वैल्यू जीरो हो। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल टू जीरो। मतलब हर एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट होगा जीरो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल और उनसे बना हुआ जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा दैट इज सेड टू बी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स।
तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नेचर के बेसिस के ऊपर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर डिसाइड करते हैं, और वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द होल मॉलिक्यूल एक जैसा रहता है तो उनके सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड करेंगे, और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब एक जैसी डेंसिटी नहीं है दोनों चार्जेस की हर रीजन ऑफ स्पेस ऑफ द मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस केस में वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमें एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया जाए और उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, एंड दैट इज कंसीडर्ड अंडर द प्रोसेस दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोइंसाइड कर रहे हैं, पोलर में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। पर अगर हम नॉन पोलर के सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट कर दें तब उनके बीच में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, तब वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हमें एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया जाए जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही हो और उसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं दे विल गेट ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जिसके कारण अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ए डाइपोल मोमेंट इन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ए नेट इलेक्ट्रिक dipole moment in a non-polar dielectric by applying an external electric field is known as the polarization of dielectric। तो अगर हम एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है जो इनको सेपरेट कर रहा है। तो ये इनफाइनाइट तक सेपरेट होने चाहिए थे, पर एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, कारण क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो इनको एक दूसरे के क्लोजर लाना चाह रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये तो इन दोनों को एक दूसरे के क्लोजर लाना चाह रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना चाह रहा है, अवे मूव करवाना चाह रहा है। तो जैसे ही एक सिचुएशन ऐसी अराइज होगी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी, एंड देन द सब्सटेंस इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, और तब उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा वो हमारा इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर ही उसके अंदर पोलराइजेशन होगा या उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा? अगर हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर रखते हैं तब क्या होगा? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर भी एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड।
पर उसका जो मैकेनिज्म होगा वो इससे डिफरेंट होगा। अगर हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक नेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो अपनी थर्मल एनर्जी के कारण ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होंगे दे विल एग्जिस्ट इन रैंडम डायरेक्शन, मतलब ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, जिसके कारण ओवरऑल सब्सटेंस का जो नेट डाइपोल मोमेंट हो दैट बिकम्स इक्वल टू 0। रिपीट कर रहा हूं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो हर एक मॉलिक्यूल है वो अपने आप में कंप्लीट डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, पर ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो होंगे ये अपने थर्मल एनर्जी के कारण रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे कि उन सभी के मोमेंट का जब हम वेक्टर सम लेंगे ओवरऑल सब्सटेंस का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब भी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को हम एक एक्सटर्नल फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जो उसको रोटेट करके अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर हर एक मॉलिक्यूलर डाइपोल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक टॉर्क लगेगा जो उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे इसमें जो डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल से मॉलिक्यूल्स उनकी अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी। जब एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी तो अब उनके डाइपोल्स आपस में एड अप होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण हमारे सब्सटेंस के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट फिर से इंड्यूस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। मतलब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में तो सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, और अगर हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर डाइपोल्स की अलाइनमेंट के कारण उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। अगर हम एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं तो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा दैट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ सेंटर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो सेपरेशन बिटवीन सेंट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये किस पे डिपेंड करेगा, हम कितना स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जितना स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इन पे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, वो दोनों उतने ज्यादा अमाउंट से एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जिसके कारण हर एक मॉलिक्यूल के अंदर उतना ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। मतलब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हर एक मॉलिक्यूल या एटम के अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा अल्फा एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई नॉट। यहां पर अल्फा जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है विच इज नोन एज द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक का मतलब तब लेंगे वर्ड अगर हमारा सब्सटेंस एटम से मिलके बना हुआ है और वो एटम्स इंडिविजुअल एटम्स के कारण के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर रहा है। अगर हमारा सब्सटेंस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो वो उसमें हर एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर रहा हो देन इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अगर हम इस मॉलिक्यूलर या एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के डायमेंशंस की बात करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करने पर इसके जो डायमेंशंस आएंगे वो L3 के आएंगे। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब की आएगी। कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। द आंसर इज दैट इज ऑफ द वॉल्यूम या मीटर क्यूब या L क्यूब होगा। और इसकी जो जनरली स्टैंडर्ड वैल्यूज आती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻29 टू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। इस रेंज में इसकी वैल्यू जनरली लाई करती है जो कि एटॉमिक वॉल्यूम के वैल्यू के ऑर्डर की होगी। सो दिस इज अबाउट योर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर द बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा हमने एक कंडक्टिंग स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रखकर उसका कैसा बिहेवियर था वो स्टडी किया था, वैसा ही हम आगे चल के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे।